सो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक आप सब बड़े होगे, आपकी प्रिपरेशन एकदम धमाकेदार तरीके से चल रही होगी। मैं आपका अपना प्रांजल भैया आप सबका स्वागत करता हूँ ओम इंस्टीट्यूट क्लास 11th एंड 12th चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हो हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। तो चैप्टर नंबर 5 क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्या है, जो हमारे इनहेरिटेंस जो सब पास हो रहा है उसके लिए क्या होता है, डीएनए। डीएनए को मॉलिक्यूल्स के टर्म में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है ना, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है ना, आज का टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जहाँ पे हम जेनेटिक मटेरियल यानी आरएनए है या हमारा डीएनए या प्रोटीन है, जो भी है हमारा जेनेटिक मटेरियल, उसके हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस टॉपिक में आपने पढ़ा होगा कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, जो हमने डिस्कवर किया था। क्या है वो? डीएनए। किसने किया था? हर्षे एंड चेज एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ था कि जो हमारा डीएनए क्या जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्यों हमने आरएनए छोड़कर हमने डीएनए को लिया था। किसे? आरएनए को छोड़कर डीएनए को हमने क्यों इतनी प्रेफरेंस दी थी। तो कुछ पॉइंट है, ठीक है ना। क्या है? कुछ पॉइंट है। पहला देखो, क्वेश्चन ही हमारा एक हो गया, व्हाट शुड अ जेनेटिक मटेरियल हैव। एक जेनेटिक मटेरियल के पास क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट देखो, एक जेनेटिक मटेरियल मस्ट इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। क्या कह रहे हैं? पहला पॉइंट, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट रेप्लिका। लाइक एक क्या है ये? एक ही डीएनए। मान लो ये क्या है? डीएनए है। तो डीएनए क्या खुद की एक कॉपी बना सके? क्या बना सके? कॉपी। अगर ये कॉपी प्रोड्यूस कर पा रहा है, क्या कर रहा है? अपनी अगर कॉपी बना पा रहा है, तो ये क्या है? तो ये क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल की इसकी खासियत है। तो वही केवल बन सकते हैं जेनेटिक मटेरियल, अदरवाइज और कोई नहीं बन सकते हैं। तो पहली खूबी क्या है कि वो खुद की एक रेप्लिका बना सके, अपनी कॉपी बना सके। तो इसमें क्या है? इसमें डीएनए भी अपनी क्या बनाते हैं? रेप्लिकेशन कर सकते हैं। और आरएनए भी क्या करते हैं? अपनी यहाँ पे कॉपी बनाते हैं। ठीक है, डीएनए भी बना सकते हैं और आरएनए भी कॉपी बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। अब यानी जो स्ट्रक्चर होता है, किसका होता है स्ट्रक्चर? डीएनए या फिर आरएनए, जिसका भी हो, जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। केमिकली मतलब क्या? जो वहाँ पे शुगर होती है, डीएनए के अंदर शुगर होती है ना, वो शुगर क्या होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए। नाइट्रोजनस बेस है वो कैसे होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ क्या होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए। तभी जाके क्या होगी? तभी जाके क्या होगा? वो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? उसे हम लेंगे। ठीक है ना, उसी को हम अडोप्ट करेंगे। तो देखो पहला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है? केमिकली एंड स्ट्रक्चर स्टेबल होना चाहिए। किसमें? डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए। लाइक जो स्ट्रक्चर है, अगर हम डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसका? डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, आपने साइलेंट फीचर में डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखा होगा, जहाँ पर क्या है? जहाँ पे इस टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट है, कुछ इस टाइप की। तो आपने इस टाइप में कुछ बॉन्डिंग देखी है वहाँ पे। ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसका है? डीएनए का है। ठीक है ना, डीएनए का एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कैसे है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है इनके बीच में। क्या है? स्ट्रक्चर के बीच में, स्ट्रक्चर के बीच में क्या देखने को मिल रही है? बॉन्डिंग मिल रही है। क्या मिल रही है यहाँ पे? बॉन्डिंग। क्या कि डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? दो स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर होना चाहिए। यानी जब हम बात करते हैं, किसकी? आरएनए की। आरएनए की बात करें तो आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। ये किसका स्ट्रक्चर है? आरएनए का। ये किसका स्ट्रक्चर है? आरएनए का। अगर वही हम बात करें डीएनए का, डीएनए कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो बस एक और इसमें हेलिकल आ जाता है। ये किसका स्ट्रक्चर है? डीएनए का। ये डीएनए का और ये आरएनए का है। तो यहाँ पे क्या खूबी कही गई थी? जो केमिकली स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में कौन ज्यादा स्टेबल है? तो डीएनए स्टेबल है। कौन है? तो डीएनए स्टेबल है क्योंकि इसके पास दो स्ट्रैंड है। पहला ये स्ट्रैंड है और दूसरा ये स्ट्रैंड है। आपको याद है ना, दोनों स्ट्रैंड कैसे होने चाहिए? उनकी पोलरिटी एंटी पोलरिटी होना चाहिए। अगर एक 5 to 3 है तो दूसरा क्या होगा? 3 to 5 होगा। मान लेते हैं इसे हम क्या है? 5 to 3 है, तो दूसरा क्या होगा? 3 to 5। 3 to 5 इसे हम क्या कहते हैं? एंटी पोलरिटी। एंटी पोलरिटी क्लियर? इसे हम क्या कहते हैं? एंटी पोलरिटी। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसके पास कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब इन शुगर में क्या होता है? अगर हम डीऑक्सीराइबोस शुगर की बात करें तो यहाँ पर
अगर हम आरएनए की बात करते हैं, ये हमारा स्टैंड के बेसिस पे हमने लिया था। सेकंड हम किसके बेसिस पे ले रहे हैं? शुगर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? शुगर के बेस। अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए के पास कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोज। कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब ये कैसी शुगर है? ये एक पेंटोस शुगर है। अगर हम आरएनए में बात करें, आरएनए के पास कौन सा होता है? राइबोज शुगर। आरएनए के पास कौन सी है? राइबोज शुगर। अगर हम इन दोनों की बात करें, ये दोनों कैसी होती हैं? तो ये दोनों ही पेंटोस शुगर है। ये दोनों ही कैसी हैं? तो दोनों ही ये पेंटोस शुगर है। ये दोनों कैसे हैं? दोनों ही पेंटोस शुगर है। बट यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान देनी है कि डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। आरएनए में क्या है? राइबोज शुगर। अब दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। अगर दोनों ही सेम हो गए तो फायदा ही क्या है? कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि डीएनए के पास, किसके पास? डीएनए के पास अगर हम शुगर के ही टर्म में बात करें, शुगर के टर्म में बात करें तो डीएनए के पास क्या होता है? एक OH। एक OH क्या होता है? कम होता है। OH ग्रुप, 1 OH ग्रुप इज लेस देन आरएनए। आरएनए से क्या होता है? एक OH ग्रुप कम होता है, ठीक है। और वहीं हम आरएनए की बात करें यानी राइबोज शुगर के पास, तो राइबोज शुगर के पास क्या होता है? एक OH ग्रुप क्या होता है? मोर होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। ज्यादा किस कार्बन पे होता है? तो याद रखना, एट कार्बन 2, यानी कार्बन नंबर सेकेंड। C2 पर क्या होगा? एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। कौन सा? OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे ये OH ग्रुप करता क्या है? हमने पहला पॉइंट समझा कि डबल स्टैंड होना चाहिए। सिंगल स्टैंड डबल स्टैंड हम समझ गए। सिंगल स्टैंड होगा तो लेस स्टेबल होगा, डबल स्टैंड होगा तो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। सेकंड पॉइंट हमने शुगर के टर्म में पढ़ी, तो शुगर में हमने देखो क्या देखा? शुगर में हमने देखा कि डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोज है, आरएनए के पास राइबोज शुगर है, और दोनों एक कैसी है? पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर के बाद हमने इसमें देखा कि डीएनए के पास शुगर में क्या होता है? 1 OH ग्रुप कम है, एंड आरएनए के पास क्या है? एक ज्यादा होता है। ज्यादा किस कार्बन पे होता है? 5 कार्बन हमने पढ़ी कि क्या है? पेंटोस शुगर, यानी 5 कार्बन की चेन है। तो 5 में जो एक कार्बन है, कार्बन नंबर सेकेंड, वहां पर क्या होता है? एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या? एक एक्स्ट्रा OH ये प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? अब इस एक्स्ट्रा OH के वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा OH ग्रुप, RNA structure is less stable। क्या होता है? लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव। अब क्या होता है? सिर्फ एक इसी के वजह से, अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप होने की वजह से, क्या? एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप होने की वजह से क्या होता है? यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो लेस स्टेबल हो जाता है। यानी अगर हम डीएनए की कंपैरिजन बात करें तो क्या हो जाता है? लेस स्टेबल हो जाता है। किससे? केमिकली। एंड मोर रिएक्टिव, और ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव, बहुत जल्दी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। बहुत जल्दी क्या करता है? रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। थायमीन इंस्टेड ऑफ यूरेसिल, यानी नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर हम नाइट्रोजिनस बेस की टर्म में बात करें, किसके? नाइट्रोजिनस बेस की टर्म में बात करें, तो जब हम डीएनए में बात करते हैं, किसमें? डीएनए में। तो डीएनए में क्या होता है? एडिनोसिन के साथ डबल बॉन्डिंग कौन आता है? थायमीन। एंड साइटोसिन के साथ ग्वेनिन। लेकिन अगर वही हम आरएनए में बात करेंगे, किसमें? आरएनए में, तो यहाँ पे एडिनोसिन के साथ डबल बॉन्डिंग में आता है यूरेसिल, एंड साइटोसिन के साथ तो सेम है। साइटोसिन के साथ क्या है? सेम है। अब यहाँ पे यूरेसिल यानी थायमीन रिप्लेस बाई, थायमीन किसके द्वारा रिप्लेस हुआ है? यूरेसिल के द्वारा रिप्लेस हो गया, यानी यूरमिडिन से रिप्लेस हो गया। जिसके वजह से होता क्या है? यहाँ पर जो थायमीन क्या करता था? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता था। क्या करता था? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता था। तो ये रिप्लेस हो गया। क्या ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा? तो नहीं करेगा। ये क्या करेगा? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा ये, ठीक है। यूरासिल क्या है? ये थोड़ा सा
लेस स्टेबल है। क्या है? लेस स्टेबल है। या फिर ये कह सकते हो कि यूरासिल के प्रेजेंस के वजह से क्या होता है, जो आरएनए का स्ट्रक्चर हो जाता है वो लेस स्टेबल हो जाता है। कैसे हो जाता है? लेस स्टेबल। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो आरएनए का स्ट्रक्चर है क्या है, वो लेस स्टेबल है एंड मोर रिएक्टिव है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड RNA is less stable and more reactive. Less stable and more reactive. इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, जो RNA का स्ट्रक्चर है वो क्या है, लेस स्टेबल है, स्टेबल, ठीक है, एंड मोर रिएक्टिव, और बहुत ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव ज़्यादा है, वो किसी भी चीज़ से रिएक्टिव जल्दी करने लग जाता है, ठीक है ना, क्या करने, रिएक्ट बहुत जल्दी करने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, थर्ड पॉइंट, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस म्यूचुएशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन। यानी क्या बता रहा है थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये बताना चाह रहा है कि क्या करेगा, स्लो स्कोप देगा, किसके लिए, चेंज के लिए। इट प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, यानी वो जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या करेगा, देगा क्या, स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, यानी वो ऐसे उनको देगा कि धीरे धीरे चेंज हो, क्या हो, धीरे धीरे चेंज हो, आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन। अब आपको पता है जो इवॉल्व होते हैं ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जब इवॉल्व होते हैं तो ऐसा थोड़ी नहीं है सडनली इवॉल्व हो जाते हैं, क्या ऐसा है, सडनली इवॉल्व हो जाते हैं, सडनली तो इवॉल्व होते नहीं है, वो धीरे 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 करके इवॉल्व होते हैं। तो ये पॉइंट कहना चाह रहा है, ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि कैसे होने चाहिए, एवोल्यूशन के टर्म में, किसमें, एवोल्यूशन के टर्म में, यानी ऑर्गेनिज्म क्या होगा यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या होगा, इवॉल्व होगा, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या होगा, इवॉल्व होगा। अब सडनली थोड़ा नहीं होगा, सडनली तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म जब कभी एवोल्यूशन पे जाते हैं तो क्या होते हैं, स्लो चेंजेस होता है, यहाँ पे एवोल्यूशन में क्या होता है, स्लो चेंजेस। लाइक अगर ह्यूमन की बात करें तो पहले कहते थे ह्यूमन के पास क्या होती है, पूंछ होती थी, पोस्टेल होती थी, वो पोस्टेल क्या हुई, सडनली थोड़ी नहीं गायब होगी, उसको भी कितने मिलियंस ईयर लग गए, मिलियंस ऑफ ईयर लग गए। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या कहते हैं, स्लो चेंजेस का यहाँ पे स्कोप जरूर होना चाहिए, ठीक है ना, क्या है, स्कोप फॉर स्लो चेंजेस होना चाहिए। अब ये स्कोप फॉर चेंजेस कौन देता है, डीएनए प्रोवाइड करता है, कौन देता है, डीएनए प्रोवाइड करता है। अब कहेंगे हमने डीएनए क्यों कहा, आरएनए क्यों नहीं कहा, तो इसके पीछे का क्या रीजन है कि डीएनए है वो लेस रिएक्टिव है, क्या है, लेस रिएक्टिव है, स्टेबल ज़्यादा है, एंड आरएनए हमने क्या पढ़ा था, मोर रिएक्टिव है, आरएनए क्या है, मोर रिएक्टिव है। इसके पीछे का हम कारण पढ़ चुके हैं कि आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि एक तो थाइमीन हो गया, दूसरा एडिशनल OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 2 पर प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गए, दो रीजन हो गए जिसके वजह से क्या है हमारा, जिसके वजह से आरएनए हमारा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा एकदम रिएक्टिवनेस ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, यानी क्या, ये खुद को किस तरह से एक्सप्रेस कर सके, ये खुद को एक्सप्रेस करेगा इन टर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, मेंडेलियन कैरेक्टर के टर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। देखो जैसे क्या, डीएनए स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली एंड कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसाइज थ्रू आरएनए, यानी क्या करता है डीएनए, क्या करेगा, जो भी चीज़ है ना, जो भी इंफॉर्मेशन है उनको परमानेंट स्टोर करके रहेगा, क्या करके रहेगा, डीएनए को परमानेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करके रहेगा, कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू आरएनए, और क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस जो आरएनए से हो रही है ना उसे कंट्रोल करने का भी काम करेगा। हमने मेंडेलियन सिंथेसिस में क्या पढ़ा था, मेंडेलियन कैरेक्टर में, मेंडेलियन कैरेक्टर में क्या पढ़ा था, मेंडेलियन कैरेक्टर, जल्दी बताओ फटाफट, हमने मेंडेलियन कैरेक्टर में क्या पढ़ा था, तो देखो मेंडेलियन कैरेक्टर में हमने पढ़ा था मेंडेलियन कैरेक्टर में एक चीज हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था डोमिनेंट और एक पढ़ा था रिसेसिव, यही पढ़ा था ना, उसके अलावा को डोमिनेंस भी पढ़ा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था, तरह तरह की चीज पढ़ी थी, बट एक यहाँ पे एक हमने चीज पढ़ा था डोमिनेंट और रिसेसिव। लाइक वहाँ पे एक हमने चीज पढ़ी थी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अपने आप को एक्सप्रेस कराता है, ठीक है ना, एक्सप्रेस कराता है, इन्फॉर्मेशन कराता है, तो डोमिनेंट क्या कराता था, रिसेसिव के प्रेजेंस में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता था,
लेकिन वेयर एज रिसेसिव क्या करता था, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, किसके प्रेजेंस में, डोमिनेंट में। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ सिमिलर मैच खाता है। मेंडेलियन करेक्टर का टर्म मतलब ये है कि जो डीएनए के करेक्टर ना वो एक्सप्रेस करें, क्या करें, डीएनए के जो करेक्टर है वो एक्सप्रेस करें। लाइक डीएनए से सेंट्रल डोग्मा याद है ना, सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था, सेंट्रल डोग्मा दिया था क्रिक ने, फ्रांस क्रिक ने दिया था, ठीक है ना। सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था, क्रिक ने। तो सेंट्रल डोग्मा में क्या कहा गया था, सेंट्रल डोग्मा क्या कहा गया था कि क्या बनेगा, डीएनए से बनेगा डीएनए, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, फिर क्या बनेगा, एमआरएनए, फिर क्या बनेगा, प्रोटीन। यही था ना, यही था ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डीएनए एक क्या कर रहा है, सबको कर रहा है, डीएनए चीज़ों को क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है। डीएनए से आरएनए भी बन रहा है, यानी वो रेगुलेट कर रहा है, आरएनए बनवा रहा है, प्रोटीन भी बनवा रहा है। बनवा कौन रहा है, डीएनए बनवा रहा है ना, डीएनए बनवा रहा है। अब कभी सुने हो कि आरएनए से डीएनए बन रहा है, वो एक एक्सेप्शनल केस है, कुछ जगह पे होता है, अदरवाइज क्या होगा, डीएनए से आरएनए बन रहा है। यानी वो सारे के सारे अपने जो करेक्टर वो एक्सप्रेस करता है, क्या करता है, करेक्टर को एक्सप्रेस करता है। वेयर एज आरएनए, अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए क्या कराता है, प्रोटीन बनवाता है, क्या बनवाता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज कराता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में जो एक्सेप्शनल, लाइक वायरस, लाइक क्या है, अगर इसका हम बात करें एग्जांपल वायरस, वायरस में हमें ना रिवर्स सेंट्रल डोग्मा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। रिवर्स सेंट्रल डोग्मा का मतलब प्रोटीन से आरएनए बनता है, आरएनए से डीएनए बनता है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल डोग्मा यानी डीएनए हमेशा यही रूल फॉलो करेगा, हमेशा यही रूल फॉलो करेगा, बट आरएनए का फिक्स नहीं है, क्योंकि वो रिएक्टिव ज़्यादा है। तो कभी इधर से स्टार्ट कर देता है, कभी उधर करता है, कभी एमआरएनए से प्रोटीन बनाता है, कभी प्रोटीन से एमआरएनए बन जाता है। तो ये सारे चीज़ की वजह से यहाँ पे हमने क्या डिसाइड किया, जब चारों के रिजल्ट मिले हमें, ये हमने चारों क्राइटेरिया पढ़ लिया, ऑल क्राइटेरिया। जब हमने चारों क्राइटेरिया को देखा, हमने क्या समझा, डीएनए क्या है, डीएनए इज मोर बेटर देन आरएनए। तो यहाँ पे हमने क्या, डीएनए क्या है, मोर बेटर है, किससे मोर बेटर है, आरएनए से बेटर है। तो इसीलिए हमने क्या कहा, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो मोस्टली ऑर्गेनिज्म में, मोस्टली क्या है, ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जो कि मोस्टली ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। क्या कह रहे हैं, देखो, वाई डीएनए इज बेटर देन आरएनए। डीएनए क्यों बेटर है आरएनए से, क्योंकि ये क्या है, मोर स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ थायमीन, थायमीन है इसमें, और क्या है इसमें, डीएनए में लो मैच्योरेशन है, जिससे क्या होता है, एवोल्यूशन हो जाता है, जिसमें क्या होता है, एवोल्यूशन हो जाता है। तो अगर फटाफट बताओ, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कोई यहाँ तक डाउट तो नहीं है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ, जो हमारा टॉपिक था, क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये यहाँ पे हमारा खत्म होता है, ये हमारे यहाँ पे खत्म होता है। अगर किसी को डाउट हो तो एक बार बताओ। चलो नहीं है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जितने प्रीवियस टॉपिक हैं वो सारे कवर कर लेना।